नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के पैन इंडिया रोल आउट के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री का संबोधन, विज्ञान भवन में किसान संगठनों और सरकार के बीच नवे दौर की हुई बातचीत, बर्ड फ्लू के बारे में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के हुए 5 साल। आइए देखते हैं अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के पैन इंडिया रोल आउट के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी।
इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है
और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जल्द इसका लाभ उठाएं, आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे, पूरी मानव जात इस संकट की घड़ी से बाहर निकले और स्वस्थता हम सबको प्राप्त हो, इसी एक कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 3 कृषि कानून को लेकर किसान संगठनों एवं सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में नवे दौर की बातचीत हुई। इसी मुद्दे को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार खुले मन से बैठक में शामिल होगी और किसानों की शंकाओं को दूर करेगी। आइए दिखाते हैं इस पर भी एक विशेष रिपोर्ट। बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व राज्य मंत्री सोम प्रकाश उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करती है। सरकार समिति के समक्ष अपने विचार रखेगी और किसान संगठनों से बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की भी कोशिश करेगी। सरकारों और किसानों के बीच अब अगले दौर की बैठक 19 जनवरी को होगी। तीनों कानून, जिसमें 2 नए एक संशोधित है, उनके बारे में चर्चा हुई और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की। लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं। सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। जहाँ तक सरकार की समझ का सवाल है, सरकार ने विभिन्न दौरों में किसान यूनियन की जो बातचीत हुई है उसमें बहुत सारी उनकी जो शंकाएं हैं उनको पहचान किया है और उन शंकाओं को दूर करने के लिए अपना मत भी व्यक्त किया है और यूनियंस को लिखित प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया है। लेकिन वो प्रस्ताव उन लोगों को मंजूर नहीं था, इसके कारण वार्ता चल रही है और हमारी कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। किसान सर्दी में बैठे हुए हैं, कोविड का भी संकट है और इसके कारण सरकार को निश्चित रूप से इस बात की चिंता है और इसलिए सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि संभवतः हम समाधान की ओर बढ़ सकेंगे। बर्ड फ्लू महामारी एक बार फिर से देश के अनेक राज्यों में पुष्टि हुई है। इस बीच एक अच्छी खबर दिल्ली से आई है कि यहां नेगेटिव रिपोर्ट की पुष्टि हुई है। इसी को लेकर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आइए देखते हैं। जो हमारे नगर निगम हैं, उनके कमिश्नर, उनके मेयर, सबसे बात हुई। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वर्चुअल दिल्ली सरकार ने अपने आदेश को गाजीपुर मंडी को खोलने का ले लिया है। अब एमसीडी के अंदर जो सारे
हैं नगर निगम, ये भी आज शाम तक अपना वो जो आदेश है, जो उन्होंने बैन लगाया था, उस बैन को वापस कर लेंगे। और जिससे एहतियात बरतने के लिए कहा है कि एहतियात बरतें लेकिन पैनिक ना हो, यही आज प्रार्थना किया। आज सभी लोग शामिल हुए, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारे सचिव ने 2 बार देश के, 1 बार चीफ सेक्रेटरी और यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर और एनिमल हस्बेंड्री के सेक्रेटरी से बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, पत्र के माध्यम से हुई। हमने पत्र लिखा सभी चीफ मिनिस्टर को। मैं उम्मीद करता हूं आज दिल्ली का मैसेज पूरे देश में जाएगा, तो अब इसका एहतियात अगर पहले से करें तो ये पैनिक नहीं होगा। भारत की सरकार, हम जिसको कहते हैं, अपने माध्यम से केवल एडवाइजरी नहीं दिया, कंट्रोल रूम रहता है, वेबसाइट पर है। अगर सबको पालन करेंगे तो कोई पैनिक नहीं होगा। पैनिक नहीं होगा तो मक्के का किसान और पोल्ट्री के किसान को नुकसान नहीं होगा। सबको गाइडलाइन दिया गया है और वाइल्ड के लिए भी गाइडलाइन है, कॉमर्शियल बर्ड के लिए भी गाइडलाइन है। 5 हमारे रीजनल लैब हैं, उन रीजनल लैब के बाद रेफरेंस लैब के रूप में भोपाल में है। फाइनल उनसे जो आता है वही फाइनल होता है। मैं देश के तमाम राज्यों से आग्रह कर रहा हूं कि लोग पैनिक ना करें। अभी कल परसों मेरे पास आए थे पंजाब के किसान। उन्होंने कहा मेरा कश्मीर में माल नहीं जा रहा, जबकि पंजाब में कोविड नहीं के बराबर है, हमारे पास में नहीं है कोविड। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया। आज आपके माध्यम से पूरे देश के सरकार को कहता हूं कि पैनिक ना हो। जिला अधिकारी अपने अपने ढंग से इसे ना पैनिक करें, बल्कि गाइडलाइन के अनुसार करें। अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। इस योजना के 13 जनवरी को 5 साल पूरे हुए हैं। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ डॉक्टर आशीष भूटानी ने डीडी किसान चैनल से खास बातचीत में क्या कहा। कल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे हो चुके हैं। इसको सर किस रूप में आप देखते हैं? मैं कहूँगा एक बहुत ऐतिहासिक कदम था सरकार का 5 साल पहले, और इन 5 सालों में जो किसानों को जो सुरक्षा कवच मिला है, जो लाभ हुआ है, जो फसल में नुकसान से जो उनको भरपाई मिली है क्लेम के दौर पर 90,000 करोड़ का क्लेम मिला किसानों को, और बड़े पैमाने पे किसान जुड़े हैं। टेक्नोलॉजी का आधार प्रयोग हमने किया है जिससे कि किसानों को हम आसानी से जोड़ सकें, भुगतान जल्दी कर सकें। एक बहुत बदलाव आया है। जो स्कीम चल रही थी 2016 में के पहले,
और जो आज स्कीम है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत अच्छा एक योजना बहुत अच्छी है, प्रावधान बहुत अच्छे किसान हितकारी हैं। किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दी गई योजना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90-10 का अनुपात में केंद्रांश कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी का, जैसे मैंने पहले बताया, एक व्यापक प्रयोग हो रहा है और किसानों को जोड़ने की जो प्रक्रिया राज्यों के साथ मिलके जो की गई है और जो हितधारक हैं इसमें एक काफ़ी बदलाव आया है। अब प्रचार प्रसार में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। ये मानूंगा कि और हमको काम करने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें काफ़ी वृद्धि हुई। किसानों को गांव-गांव में पता है कि योजना क्या है। आप देखें, जो हमने सामान्य सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर के आधार पर जो किसानों का बीमा किया, लंबी लाइन लगती हैं जब कट ऑफ डेट आती है। बहुत किसानों को इसकी योजना की जानकारी मिली है, एक बड़ा बदलाव आया है। किसान अब अवेयर है, जागृत है कि योजना के बारे में पता है और अब अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से योजना से जुड़ रहा है। सर, इसमें कभी कभी ये देखा जाता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, कभी राज्य की जो सहायता योजना है, तो किसान सर टोटल कन्फ्यूज हो जाता है कि हमें आखिर कहाँ क्लेम करना है और कब मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। देखिए, अगर फसल बीमा योजना चल रही है तो किसान ने अगर बीमा कराया तो उसको बीमा का लाभ मिलेगा। जैसे अगर मैं मोटरसाइकिल का बीमा कराता हूँ तो मोटरसाइकिल अगर नुकसानों पे बीमा कंपनी मुझको लाभ देगी। जो बाकी सहायता चल रही हैं, ये होती हैं, वो कोई आपदा आने पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो योजना चल रही है उसके आधार पर मिलती है। वो इस योजना से ऊपर है, उसके अलावा है, उससे अलग नहीं है, वो इसके साथ मिलती है। वो सबको मिलेगी, बीमा उसको मिलेगा इसने बीमा करवा रखा है। सबसे महत्वपूर्ण किसानों के लिए रहता है कि वो बीमा तो करवा लेता है सर, लेकिन कभी कभी उसके मॉनिटरिंग में कहीं कहीं पर आता है कि कुछ किसान ने कहता है कि हाँ, हमारे गांव में कुछ क्रॉप से नष्ट हो गए हैं और कुछ गांव के क्रॉप से नष्ट नहीं हुए हैं, तो उसको एक समेकित रूप से देखा जाता है कि नहीं, अब इस ब्लॉक में फसल है वो ठीक है तरह से हुआ है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो सर, लेकिन उसमें से जो कुछ अगर 2% भी किसान प्रभावित हुए हैं तो उसको पूरा एकीकृत मान लिया जाता है। देखिए, हमने क्या किया, आपदाओं जो व्यापक आपदाएं हैं उसका फसल कटाई प्रयोग के आधार पर ही दावा दिया जाएगा। जो ऐसी आपदाएं हैं जो पूरे गांव में एक ब्लॉक को, पंचायत को प्रभावित नहीं करती हैं, जैसे कि ओलावृष्टि है, जल भराव हो गया, कहीं पर बादल फटने से नुकसान हो गया, ऐसी जो भी आपदाएं हैं, या फसल खेत में कट के पड़ी हुई है और बेमौसम बरसात से, चक्रवात से नुकसान हो गया, तो वैसे वो आपदाएं पूरे इलाके, बड़े इलाके में नहीं आती हैं। उसका ऐसी आपदाओं में खेतवार नुकसान का आकलन का प्रावधान है और हमने बड़े पैमाने पे ऐसे जो हुए हैं नुकसान उसका भरपाई भी किया है। उदाहरण स्वरूप पे जो खरीफ 19 में महाराष्ट्र में फसल कटाई के बाद जो नुकसान हुआ बेमौसम बरसात से, 65 लाख किसानों के आवेदन आए, उनको भुगतान किया गया, इसका खेतवार आकलन करके भुगतान किया गया। तो वैसे प्रावधान भी हैं योजना में। जी। प्रोग्राम 5 साल पूरे होने पर जो यहाँ पर कृषि वन में मनाया गया, सर मंत्री जी ने साफ शब्दों में इन्होंने बताया कि गाँवों तक खास तौर से जो किसान है उनको इस बात के पता नहीं रहता है कि कब इसको फसल बीमा में हमें इनरोलमेंट करवाना है, कब नहीं करवाना है। तो प्रचार प्रसार में काफ़ी उन्होंने सर कमी पर जोर दिया है। सर, आप इसको किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल सही है। प्रचार प्रसार मैंने कहा पहले से काफ़ी मजबूत हुआ है, अच्छा हुआ है। इतने लोग किसान जुड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, हमने स्वैच्छिक करने के बाद भी जुड़ रहे हैं। तो ये एक इस बात को दिखाता है कि योजना का जो सूचना किसानों के पास है, बट बात सही है और मजबूत करने की ज़रूरत है। किसानों को समय से इसकी सूचना मिले और गांव-गांव में जाकर इसका प्रचार हो, उसकी ज़रूरत है और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जी सर, प्रचार प्रसार किस तरह से करेंगे जिससे गांव-गांव तक वो पहुंच पाए? देखिए, मैंने जैसा पहले बताया कि 0.5% जितना भी प्रीमियम की राशि इकट्ठी होती है वो कंपनियों को व्यय करनी है प्रचार प्रसार में, और उसका हमने एक सेंट्रलाइज्ड एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। कंपनियों की हम निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन कितनी कहाँ प्रचार प्रसार हो रहा है, और ज़रूरत है गांव-गांव में जाने की, उस पर हम जोर दे रहे हैं। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि अगर पेपर में आपने निकाला, कोई इश्तिहार निकला, वो गांव तक नहीं पहुंच पाता कई बार, तो प्रचार प्रसार गांव में जाके हो, किसानों को जोड़ा जाए, बुलाया जाए, समझाया जाए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।